हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो 14 फरवरी को अपने एग्जाम देने के लिए तैयार है। 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट, बिहार बोर्ड मैट्रिक्स का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम उसके लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन फिजिक्स का सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का लेकर आए हैं अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर। तो आप लोग जुड़ेंगे इस चैनल से और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन इस वीडियो को शेयर आपको जरूर से जरूर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे अपने पॉइंट पर कि बात क्या है। तो इस बार देखना है कि पिछले बार के अपेक्षा, पिछले बार भी हम क्वेश्चन को गेस किए थे तो वहां से भी क्वेश्चन मेरा लड़ गया था फिजिक्स का, और इस बार भी गेस कर रहे हैं। तो क्या इस बार लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा एग्जाम देकर आएंगे तो चलिए हम मेन बात विशेष बात नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अपने टॉपिक पर। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। कहने का मतलब है मिरर में उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों नहीं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है बाबू देखिए, ओके सुनिए सर, लिखेंगे फर्स्ट का कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे एक साथ बहुत सी गाड़ियों का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है, मतलब शीशा में बन जाता है, जिससे चालक को पीछे की बहुत सी गाड़ियों के बारे में पता रहता है, जिससे उसे गाड़ी चलाने में आसानी होता है। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको 3 दर्पण दिए गए हैं। ओके, आपको 3 दर्पण दिए गए हैं, अवतल, उत्तल एवं समतल। आप उन्हें छूकर या बिना छुए कैसे पहचानेंगे। पढ़े होंगे आप लोग। कहने का मतलब है कि आपको 3 दर्पण दिए गए हैं, अवतल, उत्तल एवं समतल। आप उन्हें छूकर या बिना छुए कैसे पहचानेंगे। चलिए इसका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। लिखिए, आंसर लिखिए। छूकर पहचानने के लिए तीनों के सतह को बारी बारी से स्पर्श करेंगे, मतलब छुएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए यह शीशा है, इसको मान लीजिए यह अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण है, इसको क्या छुएगा। स्पर्श का मतलब छूना। ओके, जिसकी चिकनी सतह छूकर पहचानने के लिए तीनों के सतह को बारी बारी से स्पर्श करेंगे। जिसकी चिकनी सतह अंदर धसी होगी वह अवतल, जिसकी चिकनी सतह धसी होगी वह अवतल, बाहर निकला हो वह उत्तल एवं बराबर हो वह समतल दर्पण होगा। आप लोग लिख लिए। चलिए उसके जस्ट थोड़ा जगह उस लाइन को छोड़ दीजिएगा जहां से हम वहां पे फुल स्टॉप देकर नीचे से लिखिएगा, बिना छुए पहचानने के लिए हम तीनों में बारी बारी से अपना प्रतिबिंब देखेंगे। जिसे प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा वह अवतल दर्पण, जिसे प्रतिबिंब छोटा दिखेगा वह उत्तल दर्पण, और जिसमें बस प्रतिबिंब समान बनेगा वह समतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है बाबू, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों किया जाता है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बाबू, VVI स्क्वायर है। ओके, उत्तल लेंस को लिखिएगा। चलिए इसे आंसर लिखिए। उत्तल लेंस अपने से होकर, 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। उत्तल लेंस लिख लिए, अपने से होकर
मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें या किरणों को दूसरी ओर एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, फुल स्टॉप। अतः उत्तल लेंस को इसलिए हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिख लिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लोग बताएं बाबू, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? 1/4 फोकस दूरी, 1/4 फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लिख लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक नंबर में आएगा या 2 नंबर भी आ सकता है। ओके, एक नंबर में क्या आएगा? यह आएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक डायोप्टर भी रहेगा, एक कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। ओके, चलिए, आंखों की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन। लिखिए, आंसर लिखिए। आंख दूर या निकट की वस्तु को, आंख दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपने लेंस की फोकस दूरी को, अपने लेंस की फोकस दूरी को खुद समायोजित कर लेती है, खुद समायोजित कर लेती है, खुद समायोजित कर लेती है। आंखों की इस क्षमता को आंखों की समंजन क्षमता कहते हैं। आंखों की इस क्षमता को, आंखों की इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा। ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष, ऊपर वाला लिख लेना। ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष क्या लिखे? ये क्वेश्चन है बाबू। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु को देख पाता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस का स्क्वायर, मोस्ट प्रीवियस का बम्पर फार और सभी प्रकारों के एग्जाम में आने वाले यह क्वेश्चंस आप लोग के कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए, इसका निवारण किससे किया जाएगा बाबू? अवतल लेंस के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, तो लिख लिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 8। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो लिखिए, दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। एक मिनट रुकिए बाबू, क्या हुआ? प्रॉब्लम? ठीक है, तो लिखो। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिए बाबू आप लोग। तो दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो लिखेंगे ऐसा दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को देख पाता है मगर पास की वस्तुओं को देख नहीं पाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो देख नहीं पाता है, तो इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं तथा इसका निवारण, उसमें था अवतल लेंस है तो इसमें जाएगा उत्तल लेंस से, तो इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग पढ़ेंगे? बहुत हल्ला हो रहा है बाबू, अनमोल ऐसे मत किया करो हल्ला यार। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। The bending of a light ray during passing through one medium to other medium is called the reflection of light. ओके, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि the bending of a light ray during passing through one medium to other medium is called the refraction of light. तो आपको बताएंगे बाबू, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, यह प्रकाश के किसी खास रंग के किरण के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदा एक नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर। इसको 5वें क्वेश्चन बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, यह 5 नंबर में बताएंगे वो आगे, ठीक है। स्पेक्ट्रल वर्णपट किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रल, व्हाट इज स्पेक्ट्रल? गलत तो लग रहा है हमको। स्पेक्ट्रल तो नहीं पढ़े। स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम होगा ना, सही बोले आप। स्पेक्ट्रम सही कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम को ब्रैकेट में वर्णपट लिख लीजिएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। इन 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस क्वेश्चन के नीचे यह फिगर बना लेंगे, ओके। इसी तरह बढ़ते, ओके। श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों में किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। यह प्रिज्म है बाबू। श्वेत प्रकाश है, इधर से आई और किसी प्रिज्म से टकराई। प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम वर्णपट कहते हैं। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आप लोग को आता होगा, ये आप लोग लिख लेंगे। प्रकाश के परिवर्तन को समझाए, ये भी आप लोग को आता होगा, ये भी आप लोग लिख लेंगे। प्रकाश जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का तात्पर्य बतावे। चलिए लिखिए 14 नंबर लिखेंगे। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की किरण की चाल निर्वात या वायु एवं प्रकाश की चाल जल में का अनुपात 1.33 होता है। ओके, समझ गए होंगे? उसको ठीक से पढ़िएगा, समझ जाइए। ओके, चलिए अगर विभव विभवांतर को प्रदर्शित करें, ये भी आप लोग को आता होगा, फाउंडेशन किए होंगे आप लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 16 नंबर लिखिएगा। यदि किसी तांबे के तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाई जाए तो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि किसी तांबे के तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाए तो इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए अगला लिखेंगे। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? लिखिए। यदि किसी कारणवश गरम एवं ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में यानी सट जाता है, संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसे समय परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है। तार अत्यधिक गर्म हो जाता है
जिससे भयंकर आग लग जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। कुछ समझने की बात है, कुछ परिभाषा है, इसको अच्छे से समझेंगे। अगर लिखेंगे अतिभारण यानी ओवरलोडिंग से आप क्या समझते हैं? अतिभारण को ही इंग्लिश में ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, मतलब कहने का अतिभारण से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, जब किसी चालक तार से उसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो उस तार का प्रतिरोध काफी उच्च हो जाता है, तार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे भयंकर आग लग जाती है। इसे ही अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग। जिस किसी भी देखिए कहने का मतलब है कि आपको एमसीबी जैसे कहीं हम लोग पटना में रहते थे, दिल्ली में भी कहीं कहीं रहे हैं, तो हम लोग वहां पे रूम लेकर रहे थे जब पढ़ रहे थे, तो उस वक्त एमसीबी लगा देता था, एक रूम लिए थे उसमें। अगर हम एक आयरन कभी लगाते थे ना, अगर 100 वाट का बॉल अगर 2 जला दीजिएगा ना तो चलेगा, ठीक है, 200 वाट तक चलता था। हाँ, 2 बॉल जल जाता था, याद है, 2 बॉल जल जाता था। लेकिन जैसे ही तीसरा बॉल लगाते थे ऑटोमेटिक एमसीबी गिर जाता था। 1 मिनट, कोई गिल्ड हटा रहा था बाबू, ठीक है, चलिए। तो क्या कहाँ पे थे, याद नहीं आ रहा है। तो जैसे तीसरा बॉल को हम लगाते थे तो ऑटोमेटिक एमसीबी ले, इसी को मतलब एमसीबी लगा हुआ था, इसी कारण से शॉर्ट सर्किट नहीं होता। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहीं किसी रूम में अगर है या डायरेक्ट तार है, अगर ज्यादा भी ओवरलोडिंग अगर कभी कभी देखते हो कि तार गल जाता है, जल जाता है, उसी को ओवरलोडिंग, मतलब कि अपने जितना उसका क्षमता है उससे आप ओवरलोड कर दिए, मतलब कहने का मतलब कि जितना वो खाने का क्षमता है उससे ओवरलोड खा लीजिएगा तो सीधे फेंक देगा, यानी वोमिटिंग हो जाएगा। अगर उसमें ओवरलोडिंग दीजिएगा तो डायरेक्ट जल जाएगा तार। ओके, इसी को माने अतिभारण कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में, इंग्लिश में ओवरलोडिंग, इसको अतिभारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। चलिए अगर लिखेंगे बीच में, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। आंसर होगा ऐसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ऐसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। मगर ऐसी धारा जो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, उत्तर चाहे पश्चिम, कहीं उत्तर चाहे पश्चिम, पूर्व चाहे पश्चिम प्रवाहित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सेल से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जबकि हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है। हमारे घरों में क्या कौन सी धारा सप्लाई होती है बाबू, प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा कहां से पर्याप्त होती है, सेल से, यानी ओके। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत जो बल्ब है बाबू, उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आंसर लिखेंगे, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। यदि निष्क्रिय गैस नहीं रहेगी तो वह ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बना लेगा, जिससे बल्ब में आग लग जाएगी और वह खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे, घरेलू इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है। घरेलू बल्ब के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब पर, घरेलू माने घरेलू का जो बल्ब जलता है उसमें 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका अर्थ क्या है, लिखिए, ऐसे लिखिए इसका। घरेलू इस्तेमाल के बल्ब के पर यदि 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, इसका अर्थ यह है भैया कि यह बल्ब 220 वोल्ट विभवांतर के अधीन प्रति सेकेंड 60 जूल ऊर्जा उत्पन्न करेगा। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग इस
क्वेश्चन को याद कर लेंगे क्लास 10 के विद्यार्थी जो इस बार 14 फरवरी को एग्जाम में बैठ रहे हैं 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखे। सौर ऊर्जा, आंसर लिखेंगे, सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तथा यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। यह हर जगह उपलब्ध है। 24 नंबर लिखेंगे, 23 नंबर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। आंसर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है अतः इसके खत्म होने का संकट है तथा साथ ही साथ यह उपयोग करने पर प्रदूषण फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हम कल जब केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स का लेकर आएंगे उसको बताने से पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 क्वेश्चन HW में रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के HW रहेगा। क्लास 10 के विद्यार्थी जो 2023 में 14 फरवरी को एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए 2 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल अगर केमिस्ट्री का लेकर आते हैं वीडियो, कल लेकर आएंगे या मोस्ट वीवीआई है बाबू, हम लेकर डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो कल इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे शुरू में, उसके बाद ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कंप्लीट हुआ हम लोग का क्या, कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव 100, सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट 25, 2 क्वेश्चन HW। ओके, 2 क्वेश्चन HW। ओके, क्या बफरिंग हो रहा है बाबू। ठीक, चलिए ये सब क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, तो फिर हम मिलेंगे। तो चलते चलते एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस मोटिवेशन चैनल को क्या बताने वाले थे। चलिए चलते हम पॉइंट बहुत अच्छी सी इस लाइन को हम आप लोग को चलते हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदल देता है और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल देता है बाबू, वह इतिहास बदल देता है। तो चलते हम आप लोग को इस लास्ट की वीडियो ऑब्जेक्टिव्स के क्लास फिजिक्स का कंप्लीट होते हम आप लोगों को बोलते हैं टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।